हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अल्पाइन क्लासेस। माय नेम इज़ वत्सला सिंह। आज के लेक्चर में हम देखेंगे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर 3 लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन एंड अप्रेजल। इसमें हम जानेंगे कि क्या ज़रूरत हो गई थी कि हमको एलपीजी पॉलिसी को लाना पड़ा। ठीक है, तो एलपीजी क्या होता है, उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों उसे इंट्रोड्यूस करना पड़ा, और उस टाइम हमारे इंडिया की इकोनॉमिक स्थिति क्या थी, कंडीशन क्या थी, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म, ऐसे कौन से फैक्टर्स थे जो इकोनॉमिक रिफॉर्म के लिए आपको क्या करते हैं उस टाइम अफेक्ट कर रहे थे। फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था उस टाइम क्या हो रहा था, फॉल हो रहा था। किस लिए, कैसे वो फॉल हो रहा था? ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन द इम्पोर्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रीव मच फास्टर दैन अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट। यहाँ पे जब हमें इकोनॉमिक इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था तो हमें बहुत से इक्विपमेंट्स की ज़रूरत थी, बहुत से ऐसे मटेरियल्स की ज़रूरत थी, या ऐसे आप कह सकते हैं मशीनरी या फिक्स एसेट्स की ज़रूरत थी जो हमारे इंडिया में नहीं प्रोड्यूस होती थी, वो बाहर मैन्युफैक्चर होती थी। तो उसे इम्पोर्ट करने में हमारा क्या था, बहुत एक्सपेंडिचर जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया था, और वहीं हमारा एक्सपोर्ट कम हो गया था। तो उस टाइम एक्सपोर्ट हमारा रिड्यूस हो गया था, इम्पोर्ट बहुत ज़्यादा हो गया था। इस वजह से जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो क्या हुआ, वो फॉल हो गया था। तो इस वजह से भी हमें क्या था, हमारे इंडिया इकोनॉमी को बहुत सी मुसीबतें झेलनी पड़ी। फेलियर ऑफ पब्लिक सेक्टर्स, जो पब्लिक सेक्टर्स थे पहले क्या था कि मेनली पूरे काम गवर्नमेंट ने किसे दे दिया था, सारे बर्डन पब्लिक सेक्टर्स पे आ गए थे। प्राइवेट सेक्टर्स पे बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस थे कि वो ये चीज़ कर सकते हैं, ये चीज़ नहीं कर सकते हैं, बड़े प्रोजेक्ट्स वो अब खुद नहीं हैंडल कर सकते हैं। तो जो सारा बर्डन था वो किसके ऊपर आ गया था, पब्लिक सेक्टर्स पे आ गया था। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर विच लीड्स टू द इकोनॉमिक रिफॉर्म इज़ लो रेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर। उस टाइम जो पब्लिक सेक्टर्स थे उनके बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हो सकी थी उनके अंडरटेकिंग्स की। द लो रेट ऑफ डेवलपमेंट कॉज मैसिव पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी, और इसकी वजह से क्या हुआ, बहुत ज़्यादा पॉवर्टी हुई और अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया में देखने को मिला। फिर थर्ड रीज़न है हाई फिजिकल डेफिसिट। इसमें क्या है, फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, रेफर टू बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट ऑन अकाउंट टू एक्सेस ऑफ इट्स एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू ड्यूरिंग अ ईयर। यानी कि एक टाइम में इन जो गवर्नमेंट की रेवेन्यू है उसके अकॉर्डिंग उसका एक्सपेंडिचर कितना है। सपोज़ गवर्नमेंट की रेवेन्यू 100 रुपीज़ है और उसका एक्सपेंडिचर 150 है, तो आप इसे क्या कहोगे कि ये डेफिसिट है, यानी कि ये घाटे का सौदा है। ठीक है, कि आपकी जितनी रेवेन्यू नहीं है उससे ज़्यादा आपके एक्सपेंडिचर्स हैं। तो उस टाइम फिजिकल डेफिसिट जो था बहुत ज़्यादा हो गया था। इट वॉज एस्टिमेटेड टू बी 5.4% ऑफ GDP इन 1981 to 1982 एंड इंक्रीज 8.4 टू GDP इन 1990 to 1991। मतलब कि इसका जो पहले कितना था, 5.4 था, फिर वो इंक्रीज होके 8.4 हो गया था। यानी कि फिजिकल डेफिसिट उस टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, जो कि क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, द पुअर फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द इकोनॉमी, कि उस टाइम हमारी इकोनॉमी की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा क्या थी, ख़राब थी। ठीक है, तो गवर्नमेंट के उस टाइम जितनी रेवेन्यू नहीं हो रही थी, गवर्नमेंट उससे ज़्यादा एक्सपेंडिचर करने लग गई थी। तो फिजिकल डेफिसिट की वजह से क्या है, हमारी इंडियन इकोनॉमी की जो हालत है वो बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी। डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट देखने को मिला, यानी कि हम जितना एक्सपोर्ट नहीं कर रहे थे उससे ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे थे। यहाँ पे हो गया एक्सपोर्ट इंपोर्ट से क्या होता है, अगर आप एक्सपोर्ट करोगे यानी कि इंडिया से चीज़ों को बाहर भेज रहे हो आप, तो उसमें क्या होगा, जब आप बाहर सेल करोगे तो आपको बाहर की रेवेन्यू मिलेगी, है ना। ठीक है, सेल करेंगे अगर हम चीज़ें तो हमें कैश क्या होता है, कैश रिसीव होता है। ठीक, कैश रिसीव होता है, और वहीं हम अगर परचेस करेंगे, वहीं हम परचेस जब करते हैं तो हमारा कैश क्या होता है, बाहर जाता है। तो उस टाइम हमारे एक्सपोर्ट बहुत कम हो गए थे और इंपोर्ट उसके मुकाबले में हम बहुत ज़्यादा कर रहे थे। तो जो बैलेंस ऑफ पेमेंट था, यानी कि जो हमारी फॉरेन एक्सचेंज है जो इंडिया में आ रही थी वो बहुत कम थी एज़ कम्पेयर टू हमारे इंडिया से जितने क्या थे एक्सपेंडिचर्स हो रहे थे, यानी इम्पोर्ट्स हो रहे थे बाहर कंट्री से। तो यहाँ पे बैलेंस ऑफ पेमेंट में भी डेफिसिट आपको देखने को मिला। द बैलेंस ऑफ पेमेंट रेफर टू द स्टैटिस्टिकल
स्टेटमेंट ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑफ कंट्री विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन अकाउंटिंग ईयर ड्यू टू स्लो ग्रोथ ऑफ एक्सपोर्ट एंड ह्यूज इंक्रीमेंट ऑफ इम्पोर्ट द बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ आवर इकोनॉमी रिमेन्स इन डेफिसिट। फॉरेन पेमेंट और क्या था उस टाइम ज़्यादा हो गया था, फॉरेन रिसिप्ट कम हो गई थी। ठीक है, यानी कि जो हम फॉरेन में पेमेंट कर रहे थे वो हमारी क्या था, ज़्यादा था, और जो हमें वहाँ से रिसीव हो रहा था वो कम हो रहा था। सपोज़ 1000 हम क्या कर रहे हैं, पे कर रहे हैं, और हमको जो रिसीव हो रहा है ठीक है, जो हमें रिसीव्ड हो रहा है वो क्या है, वो हमें सपोज़ 800 है, यानी कि हमारे इंपोर्ट इतने का है, यानी कि हम इतना एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, बट हमारा जो एक्सपोर्ट है यानी कि हम सेलिंग इतना कर रहे हैं और हमें क्या हो रहा है, परचेस हम इतने का कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी हमें बैलेंस ऑफ पेमेंट में भी डेफिसिट देखने को मिली। इन ऑर्डर टू एलिमिनेट द सिचुएशन ऑफ क्राइसिस फ्रॉम इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, हमारे इंडियन इकोनॉमी के ऊपर ये जो क्राइसिस थी, ये जो आपदा थी इकोनॉमी पे, उसको ख़त्म करने के लिए क्या हुआ, प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव अलॉन्ग विथ फाइनेंशियल मिनिस्टर, जो फाइनेंस मिनिस्टर उस टाइम कौन थे, मनमोहन सिंह थे, इन्होंने मिलकर क्या किया, इंट्रोड्यूस द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इन 1991। इन्होंने 1991 में एक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, किसने, प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव ने, और फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे, हमारे मनमोहन सिंह जी थे। तो इन लोगों ने मिलकर 1991 में एक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाया, एलपीजी को, ठीक है, जिसे हम कहते हैं लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। अब हम एक एक के बारे में यहाँ पे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो टू सेट of policy introduced by the government is placed under two different groups popularly known as measures of new economic policy। ये जो दो different groups थे, इनको कौन कौन से थे, स्टेबलाइजेशन मेजर्स थे और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर्स थे। तो स्टेबलाइजेशन मेजर्स में क्या आते हैं, इट रेफर्स टू शॉर्ट टाइम पॉलिसीज मेजर्स विच एम एट करेक्टिंग द डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या होता है, यानी कि उस टाइम जो चीज़ों की प्राइस थी वो बहुत ज़्यादा ही बढ़ गई थी। ठीक है, तो वहाँ महंगाई उस टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, तो उसको कंट्रोल करने के लिए पॉलिसी, शॉर्ट टर्म पॉलिसीज़ लाई गई, जिसमें जो हमारे डेफिसिट थे, बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो डेफिसिट था, और भी जो प्रॉब्लम्स थी, जो शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम्स थी, उसको ख़त्म करने के लिए क्या हुआ, स्टेबलाइजेशन मेजर्स को इंट्रोड्यूस किया गया। फिर सेकेंड क्या था, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर्स, ये लॉन्ग टर्म के लिए था। ठीक है, ये लॉन्ग टर्म मेजर था जिसका एम था एट इम्प्रूविंग द एफिशिएंसी ऑफ इकोनॉमी, यानी जो हमारी इकोनॉमी है उसकी एफिशिएंसी को हम क्या करें, इम्प्रूव कर सकें, एंड इंक्रीजिंग द इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस, और जो हमारा इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस है यानी कंपटीशन है, उसमें हम किस तरीके से अपना एक प्लेस सिक्योर कर सकें, उसके लिए भी पॉलिसीज़ बनाई गई। यानी लॉन्ग टर्म में इंडिया को किस तरीके से फ़ायदा होगा, इंडिया किस तरीके से अपनी पहचान बनाएगा, इसके लिए एक लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ बनाई गई। और जो शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम्स चल रही थी इंडिया में उस टाइम इकोनॉमी में, जो डेफिसिट ऑफ पेमेंट था और जो इंडस्ट्रियलाइजेशन में हमारी पब्लिक सेक्टर्स को लॉस हो रहा था, उसको कैसे हम वो कर सकते हैं, उसको पूरा कर सकते हैं, उसके लिए शॉर्ट टर्म पॉलिसीज़ बनाई गई थी। ठीक है, शॉर्ट टर्म मेजर से। अब हम बात करेंगे एलिमेंट ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। अब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के एलिमेंट्स क्या क्या थे, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन। तो एक एक के बारे में हम पढ़ते हैं। पहले हम पढ़ेंगे लिबरलाइजेशन के बारे में। तो लिबरलाइजेशन क्या होता है, द रिमूवल ऑफ एंट्री एंड ग्रोथ रिस्ट्रिक्शंस ऑन प्राइवेट सेक्टर्स। जो हमारे प्राइवेट सेक्टर्स थे पहले, उनके ऊपर क्या थे, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए थे कि आपको ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, इस सेक्टर में आप नहीं जा सकते हो। तो उनके ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस थे या फिर जो उनकी एंट्री पे बैरियर्स लगाए गए थे, उसको क्या किया गया, रिमूव किया गया। उनके ग्रोथ रिस्ट्रिक्शंस को रिमूव किया गया। और क्या है, और द रिमूवल ऑफ ट्रेड बैरियर्स इज़ नोन एज लिबरलाइजेशन। और जो ट्रेड बैरियर्स थे उसको भी रिमूव किया गया, इसे ही हम क्या कहते हैं, लिबरलाइजेशन कहते हैं। बिफोर 1991 गवर्नमेंट इम्पोज मेनी रिस्ट्रिक्शंस ऑन प्राइवेट इंटरप्राइजेस। ठीक है, 1991 से पहले जो गवर्नमेंट थी उसने क्या किया था, प्राइवेट सेक्टर से बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे। ठीक है, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज किया था।
which restrict them to take risk or to get indulge in a big प्रोजेक्ट। जो क्या था, उन्हें रिस्क टेकिंग से मना करता था, रिस्ट्रिक्ट करता था और उन्हें बड़े प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व होने से भी रोकता था। अब हम बात करें 1991 के पॉलिसी के बारे में, तो अकॉर्डिंग टू द policy of 1991, the government tries to remove such barriers so that the private sector of economy shall grow। तो गवर्नमेंट ने उस टाइम क्या ट्राई किया, जो हम प्राइवेट सेक्टर्स पे हमने रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं हम उसे रिमूव कर दें, तो उससे क्या होगी, हमारी जो इकोनॉमी है वो ग्रो करेगी। ठीक है। इन ऑर्डर टू गेट लिबराइज्ड गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस, और लिबराइज होने के लिए गवर्नमेंट ने क्या इंट्रोड्यूस किया, इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म। इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में रिफॉर्म, फाइनेंशियल सेक्टर्स में रिफॉर्म, फिजिकल रिफॉर्म, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म। तो इन सब चीज़ों में उसने क्या किया, रिफॉर्म लेके आया, ताकि हमारी इंडियन इकोनॉमी की जो स्पीड है, जो स्टैगनेंट इकोनॉमी हमारी इस टाइम चल रही थी, वो क्या करे, एक डेवलपिंग इकोनॉमी की तरफ बढ़ सके। अब हम बात करेंगे इन सारे रिफॉर्म्स के बारे में। तो पहले अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म की बात करें, तो अंडर इंडस्ट्रियल सेक्टर गवर्नमेंट प्रोवाइड लिबरलाइजेशन इन दी फॉलोइंग वेज। ये फॉलोइंग वेज में क्या है, आप कह सकते हैं तरीकों में लिबरलाइजेशन प्रोवाइड करी थी। कैसे? फर्स्ट है आपका रिड्यूसिंग इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। जो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग थी, जो इम्पोज किया हुआ था कि आपको हर चीज़ के लिए गवर्नमेंट की अप्रूवल की ज़रूरत है, लाइसेंसिंग की ज़रूरत है, तो वो क्या हुआ, उसको कम कर दिया। द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी एबॉलिश द रिक्वायरमेंट ऑफ लाइसेंसिंग एक्सपेक्ट फॉर द फॉलोइंग 5 इंडस्ट्रीज़। ये 5 इंडस्ट्रीज़ को छोड़ के लाइसेंसिंग के उसने क्या किया, अबॉलिश कर दिया, यानी कि हटा दिया कि लाइसेंसिंग आपके लिए रिक्वायर्ड नहीं है, कंपल्सरी नहीं है। तो ये 5 सेक्टर्स कौन कौन से थे, ये आप याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये 5 इंडस्ट्रीज थी जिसके लिए अभी भी लाइसेंसिंग ज़रूरी था। तो लिक्वर इंडस्ट्री हो गया है, सिगरेट हो गया है, डिफेंस हो गया है, डिफेंस इक्विपमेंट्स यानी कि जो वेपन्स बनाती हैं, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव एंड डेंजरस केमिकल्स। तो ये 5 ऐसी इंडस्ट्रीज थी जिसके लिए अभी भी आपको लाइसेंस लेना ज़रूरी है, और बाकी सेक्टर्स के लिए लाइसेंसिंग जो थी, लाइसेंसिंग पॉलिसी, उसको रिमूव कर दिया गया। फिर सेकेंड बात करें तो डिक्रीजिंग द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर्स। तो उस टाइम क्या था, सारे जो बर्डन थे वो पब्लिक सेक्टर्स पर डाल दिया गया था, और प्राइवेट सेक्टर्स पे बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस थे। तो उसको क्या किया गया, पब्लिक सेक्टर्स पे जो रोल था पब्लिक सेक्टर का, उसको डिक्रीज़ किया गया। प्राइवेट सेक्टर्स को भी क्या किया गया, इनिशिएट किया गया कि वो आगे बढ़ के इकोनॉमी में अपना एक रोल प्ले करें। तो यहाँ पे डिक्रीज द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर्स। द नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर इज़ नाउ रिड्यूस 17 to 3। ठीक है, जो पहले 17 पब्लिक सेक्टर्स थे, अब उसे रिड्यूस करके ओनली 3 सेक्टर्स कर दिया गया। कौन कौन सा, डिफेंस इक्विपमेंट, एटॉमिक एनर्जी जनरेशन एंड रेलवे। ये 3 सेक्टर्स ही जो थे वो किस लिए हो गया, वो सिर्फ पब्लिक सेक्टर्स के लिए रिजर्व किया गया, बाकी को क्या कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया, रिड्यूस कर दिया गया कि उसमें प्राइवेट सेक्टर्स भी अपनी एंट्री कर सकते हैं। बट ये 3 सेक्टर्स ऐसे थे जो भी अभी भी क्या कह सकते हैं हम, हमारे किसके पास है, पब्लिक सेक्टर्स के पास है। मेकिंग MRTP एक्ट। MRTP एक्ट क्या है, मोनोपोली रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट 1970। ऐसे क्या किया गया, बनाया गया मोर लिबरल, इसे ज़्यादा लिबरल बनाया गया। नाउ बिग इंडस्ट्रीज are no longer required to seek prior government approvals for expansion and establish new industries। यहाँ पे जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनको अब इन्वेस्टमेंट करने के लिए इंडस्ट्रीज़ में नई इंडस्ट्रीज सेट करने के, इस्टेब्लिश करने के लिए गवर्नमेंट के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। तो उसको भी, उसके लिए लिबराइज करने के लिए क्या कर दिया गया है, MRTP एक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया।
फिर बात करें तो फ्रीडम टू इम्पोर्ट कैपिटल गुड्स। यहाँ जो कैपिटल गुड्स हैं यानी कि जैसे कि प्रोडक्शन के लिए जो यूज़ होते हैं गुड्स, उसे हम कहते हैं कैपिटल गुड्स। तो उसको कैपिटल गुड्स को इंपोर्ट करने के लिए क्या किया गया, फ्रीडम दे दी गई। तो इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट विल बी फ्री टू इम्पोर्ट मशीनरी और रॉ मटेरियल्स फॉर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि पूरे दुनिया में कहीं से भी क्या कर सकते हैं, कैपिटल गुड्स को इम्पोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मशीनरी हो गई, रॉ मटेरियल्स हो गई, तो कहीं से भी चाहें जहाँ से वो चाहते हैं वो पूरे वर्ल्ड में किसी भी कंट्री से वो चीज़ें इंपोर्ट कर सकते हैं। इन ऑर्डर टू एक्सपेंड एंड टू मॉडर्नाइज देयर इंडस्ट्री, ताकि जो हमारी इंडस्ट्रीज़ है वो मॉडर्नाइज हो और एक्सपेंड हो सके। ठीक है, नए नए इक्विपमेंट्स आएँ, टेक्नोलॉजीज़ आएँ और मॉडर्नाइजेशन भी हो हमारी कंट्री का। तो इसके लिए कैपिटल गुड्स को इंपोर्ट करने के लिए उन्हें फ्रीडम दे दी गई। तो ये आपका था इंडस्ट्रियल सेक्टर का। अब हम बात करते हैं फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स की। तो फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स में क्या क्या आते हैं, तो फर्स्ट है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक। हमारे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को क्या किया गया, इस्टेब्लिश किया गया। ठीक है, according to this policy private sector will now be able to open a bank in India as well as rest of the world। इसमें कहा गया है जो हमारे प्राइवेट सेक्टर्स थे इस पॉलिसी अकॉर्डिंग, तो जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स थे वो क्या कर सकते हैं, इंडिया में नहीं एज वेल एज फॉर अदर कंट्रीज़ में भी अपनी ब्रांचेस सेट कर सकते हैं। The basic purpose of adoption this policy is to increase competition, which ultimately leads to low rate of interest and good quality of services। तो ये किस लिए था, ताकि हम कंपटीशन में और भी क्या बोले उभर के आए, बने रहें। इंक्रीज कंपटीशन बढ़ाने के लिए ये पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया गया। फिर हम बात करें चेंजिंग द रोल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो क्या है, हमारा सेंट्रल बैंक है। ठीक है, तो उसके रूल्स में भी कुछ चेंजेस लाए गए। द रोल ऑफ आरबीआई इज नाउ चेंज फ्रॉम रेगुलेटर टू फैसिलिटेटर टू फाइनेंशियल सेक्टर। यहाँ पहले क्या करता था, आरबीआई सिर्फ रेगुलेट करने का काम करता था, अब क्या किया गया, उसको फैसिलिटेट करने का भी काम दे दिया गया। तो जो हमारे फाइनेंशियल सेक्टर्स थे उसको वो फैसिलिटेट करना भी शुरू कर दिया। अब इसका मतलब क्या हुआ, इट मीन्स दैट द फाइनेंशियल सेक्टर कैन टेक डिसीजन ऑन मैनी मैटर्स विदाउट कंसल्टिंग फ्रॉम आरबीआई। यानी कि पहले क्या करता था, आरबीआई उन पे कंट्रोल करता था कि आपको कोई भी डिसीजन लेना है तो उसके लिए आपको मेरी परमिशन की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ पे उस चीज़ को रिमूव कर दिया गया। अब फाइनेंशियल सेक्टर भी एक तरह से कह सकते हैं आप इंडिपेंडेंट हो गए कि वो अपने लिए कोई डिसीजन को ले सकें। फिर हम बात करेंगे फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिमिट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिमिट जो था इन बैंक वाज इंक्रीज अप टू 51%। ठीक है, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिमिट था बैंक्स की उसको इंक्रीज कर दिया कितना, 51%। दैट इज़ फॉरेन इन्वेस्टमेंट आर अलाउड टू इन्वेस्ट इन इंडिया फाइनेंशियल मार्केट, ताकि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो क्या कर सके, इंडियन फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्ट कर सके। फिर क्या है, ईज ऑफ एक्सपेंशन। इसमें आफ्टर फुलफिलिंग सर्टेन कंडीशन बैंक्स वर गिवन फ्रीडम टू सेट अप न्यू ब्रांचेस एंड रेशनलाइज एग्जिस्टिंग ब्रांचेस विदाउट एनी अप्रूवल ऑफ आरबीआई। यहाँ पे क्या हो गया, ये सब चीज़ों के बाद, इस पॉलिसी के बाद जो बैंक्स थे उनको ये फ्रीडम दी गई कि आप आरबीआई के अप्रूवल के बिना भी अपने क्या कर सकते हो, ब्रांचेस को सेट कर सकते हो। तो ये थी आपकी बैंक फाइनेंशियल सेक्टर्स के रिफॉर्म्स की बात। अब हम फिजिकल सेक्टर रिफॉर्म्स की बात करें तो इसमें क्या है, फिजिकल सेक्टर रिफॉर्म या फिर टैक्स रिफॉर्म कह सकते हैं। टैक्स दो टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जो कि आपकी इनकम पे टैक्स लगता है। ठीक है, जो आप सैलरी अर्न कर रहे हो उस पर अगर टैक्स आप पे कर रहे हो तो वो आपका डायरेक्ट टैक्स होता है। इनडायरेक्ट टैक्स जो आपका जीएसटी हो गया, जैसे कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, वो इनडायरेक्ट टैक्स होता है। ठीक है, जो आप गुड्स और सर्विस पे इम्पोज किया जाता है। तो इसमें क्या हुआ, इट रेफर टू द रिफॉर्म इन गवर्नमेंट टैक्सेस एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसीज़। इसमें क्या हुआ, जो हमारी गवर्नमेंट टैक्सेस पॉलिसी थी या फिर पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी थी उसमें रिफॉर्म आया।
It is the compulsory payment made by citizen of a country to the government without receiving any direct benefit in return. हम जब टैक्स पे करते हैं तो उसके बदले हमें डायरेक्ट बेनिफिट नहीं मिलता है, बट हमें इनडायरेक्ट बेनिफिट मिलता है. कैसे? क्योंकि जो पैसे वो टैक्स के थ्रू कलेक्ट करती है गवर्नमेंट, उसका यूज़ वो कहाँ करती है? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए या फिर हमारे वेलफेयर के लिए ही यूज़ करती है. तो हमें उसका डायरेक्ट बेनिफिट तो नहीं मिलता है, बट हमें इनडायरेक्ट बेनिफिट मिलता है. और डायरेक्ट टैक्स जो हमारी सैलरी पे या फिर प्रॉपर्टी पे इम्पोज होता है, इनकम पे इम्पोज होता है, वो हमारा डायरेक्ट टैक्स होता है. और जो गुड्स एंड सर्विसेज पे होता है वो हमारा क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स होता है. रिडक्शन इन डायरेक्ट टैक्सेस, यहाँ पे लोगों की जो डायरेक्ट टैक्स थी यानी इनकम पे जो टैक्स लग रही थी उसको रिड्यूस कर दिया गया था. ठीक है. अब हम बात करेंगे फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म की. तो फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म कैसे आया? इट रेफर टू द रेट एट विच द करेंसी ऑफ वन कंट्री इज एक्सचेंज विद द करेंसी ऑफ अदर कंट्री. यानी कि ये इस चीज़ पे निर्भर करता है, यानी कि हमारी जो देश की करेंसी है जिससे हम एक्सचेंज करते हैं फॉरेन करेंसी से. ठीक है. यानी कि $1 में कितना इंडियन रुपी होता है. ठीक है. इसका एक्सचेंज, इसके बदले डॉलर के बदले हम कितनी रुपीज़ देते हैं, ये क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज होता है. तो फॉरेन एक्सचेंज रेट मेजर द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ करेंसी रिक्वायर्ड टू एक्सचेंज विथ 1 यूनिट ऑफ अदर करेंसी. यानी कि $1 में आप कहेंगे कि 80 रुपीज़ होता है, तो ये क्या हुआ कि आपको एक करेंसी के बदले, फॉरेन करेंसी के बदले कितनी अपनी इंडियन कंट्री के जो करेंसी है उसको पे करना पड़ रहा है. ठीक है. जैसे यहाँ दिया $1 इज इक्वल टू 62 रुपीज़. द अबव रेट मीन्स 62 रुपीज़ आर रिक्वायर्ड टू एक्सचेंज विथ $1. यानी कि अगर आपको $1 चाहिए तो उसके लिए आपको 62 रुपीज़ इंडियन रुपीज़ को पे करना होगा. तो द फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म वॉज इंट्रोड्यूस इन ऑर्डर टू ब्रिंग स्टेबिलिटी इन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट एंड टू स्टेबलाइज द क्राइसिस ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट. तो ये फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म इसलिए आया था ताकि हमारे जो बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो क्राइसिस चल रही थी उसको हम क्या करें? स्टेबलाइज कर सकें. ठीक है. तो क्या क्या रिफॉर्म्स आए थे? डिवैल्यूएशन ऑफ रुपीज़. डिवैल्यूएशन रेफर टू डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी बाय द गवर्नमेंट. जो हमारी इंडियन करेंसी है उसके द्वारा, उसमें क्या होता है? गवर्नमेंट के द्वारा उसकी वैल्यू को डिक्रीज़ कर दिया जाता है. तो वो हमारा क्या होता है? डिवैल्यूएशन ऑफ रुपीज़ होता है. इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टर एंड टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज गवर्नमेंट रिड्यूस द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी. और ऐसे किस लिए किया जाता है? ताकि हम फॉरेन जो इन्वेस्टर हैं उसको हम क्या कर सकें? अट्रैक्ट कर सकें. अडॉप्टिंग फ्लैक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम. और फ्लैक्सिबल रेट एक्सचेंज रेट सिस्टम को अडॉप्ट किया गया. इसका मतलब क्या है? इट रेफर टू अ सिस्टम इन विच द एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय द फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई इन डिफरेंट करेंसी इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट. इसमें क्या है? ये ऐसे सिस्टम को रेफ़र करता है जिसमें क्या होता है? विच एक्सचेंज रेट इज़ डिटरमाइंड, जिसमें एक्सचेंज रेट क्या होता है? डिटरमाइन होता है. कैसे? बाय फोर्स ऑफ डिमांड. जो हमारा फोर्स ऑफ डिमांड है वो क्या करता है? एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन करने का काम करता है. एंड सप्लाई ऑफ डिफरेंट करेंसी. और डिफरेंट करेंसीज की सप्लाई कहाँ पे? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में. ठीक है. दैट इज़ करेंसी विच इज़ डिमांडेड हैज़ हायर एक्सचेंज रेट. यानी कि जिस करेंसी की ज़्यादा डिमांड होगी उसका क्या होगा? एक्सचेंज रेट हाई होगा. ठीक है. यानी कि अगर आप कहेंगे कि जो कुवैत का दीनार है वो सबसे महंगी करेंसी है. ठीक है. 250 या फिर 238 समथिंग इंडियन रुपीज़ उसके बदले पे करनी पड़ती है. तो उसका एक्सचेंज रेट बहुत हाई है, तो उसके बदले हमें ज़्यादा इंडियन रुपी पे करना होगा. तो द करेंसी हुज सप्लाई इज़ मोर इज़ लेस वैल्यूएबल. और ऐसी करेंसी जिसकी ज़्यादा सप्लाई है वो क्या होगी? लेस वैल्यूएबल होगी. हेंस इट इज़ एक्सचेंज एट अ लोअर रेट. इसलिए वो क्या होगी? लोअर रेट पे एक्सचेंज की जाएगी. द वैल्यू ऑफ करेंसी इज़ अलाउड टू फ्लक्चुएट क्लियरली. और ये क्या होता है? हमेशा फ्लक्चुएट करती रहती है. अब हम बात करेंगे ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट रिफॉर्म्स की.
तो उस टाइम ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट रिफॉर्म्स क्या क्या है? बिफोर 1991 हैवी ट्रैफिक एंड कोटा सिस्टम वाज इम्प्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्री। डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा कोटाज एंड टैरिफ या फिर आप चार्जेस क्या कहते थे, इम्पोज किए जाते थे। बट दिस पॉलिसी रिजल्ट इन रिडक्शन ऑफ इफिशियंसी एंड स्लो ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी। बट इससे उसको ज़्यादा बेनिफिट नहीं हुआ, इससे हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो क्या हो गई? स्लो हो गई। सो इन ऑर्डर टू बूस्ट अप कॉम्पिटिशन एंड टू फॉरेन इन्वेस्टमेंट, यानी कि हमारे कंपटीशन को बूस्ट करने के लिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया था? इम्प्लीमेंटेड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट रिफॉर्म विच आर एज फॉलो। उसने ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट में क्या किया? रिफॉर्म लेके आई थी, जो कि इस तरीके से है, यानी कोटाज में रिडक्शन हो गया, आपके ऊपर अब ज़्यादा कोटाज इम्पोज नहीं किए जाएंगे, अप टू मैक्सिमम पॉसिबल लिमिट, यहाँ मैक्सिमम पॉसिबल लिमिट तक ही क्या है? कोटाज आप पे इम्पोज किया जाएंगे। तो इसमें कुछ रिडक्शंस आ गए। रिमूवल ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी में क्या हुआ? रिमूवल आ गया, यानी कि अगर आप फॉरेन में अपनी चीज़ें सेल कर रहे हो, एक्सपोर्ट कर रहे हो यहाँ से इंडिया से गुड्स को, तो उसके लिए आपको कोई चार्जेस पे नहीं करने हैं। तो एक्सपोर्ट में क्या हुआ? रिमूवल आ गया एक्सपोर्ट ड्यूटी में। रिडक्शन इन इंपोर्ट ड्यूटी, और इंपोर्ट ड्यूटी था उसमें भी रिडक्शन आया। अब इंपोर्ट ड्यूटी में क्यों रिडक्शन आया? ताकि जो कैपिटल गुड्स हैं हम उसे क्या कर सकें? उसको ईजिली हम इंपोर्ट कर सके, तो इसलिए इंपोर्ट ड्यूटी में भी रिडक्शंस आ गए। इंपोर्ट लाइसेंसिंग वाज एबॉलिश, और इंपोर्ट लाइसेंस जो थे, लाइसेंसिंग थे, वो क्या हो गए? एबॉलिश कर दिए गए, यानी उसको रिमूव कर दिया गया। एक्सेप्ट इन केस ऑफ हैजार्डस एंड इन्वायरमेंटली सेंसिटिव इंडस्ट्रीज़, बस सबके लिए लाइसेंसिंग रिमूव कर दिया गया। बस कुछ इंडस्ट्रीज़ थे जो कि क्या थे? इन्वायरमेंटली सेंसिटिव इंडस्ट्रीज़ थी, उसके लिए अभी भी लाइसेंसिंग को रखा गया। अब हम बात करेंगे प्राइवेटाइजेशन की, ठीक है? तो प्राइवेटाइजेशन में क्या है? The transfer of ownership right from public sector undertaking to private sector undertaking is known as privatization। यानी कि जो पब्लिक इंडस्ट्रीज थी, पब्लिक सेक्टर्स थी, उनके पास से चीज़ें ट्रांसफ़र करके किसके पास कर दी गई? वो प्राइवेट सेक्टर्स को दे दी गई, ठीक है? तो उसे हम क्या कहते हैं? जो ओनरशिप थे, राइट्स थे, पब्लिक सेक्टर से हम ट्रांसफ़र करके प्राइवेट सेक्टर्स में दे रहे थे, इसी के हम प्राइवेटाइजेशन कहते हैं। Contraction of public sector. According to this policy, the private sector are no longer to restrict to entry in any industry except atomic power, railway and defense। तो यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर्स को ये जो बैरियर्स उनके ऊपर लगाए गए थे, रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे कि वो इन चीज़ों के बीच नहीं इंटर कर सकते हैं। यानी कि पहले 17 पब्लिक सेक्टर्स हुआ करते थे, ठीक है? बट उसे रिड्यूस करके 3 सेक्टर्स में कर दिया गया, यानी एटॉमिक पावर, रेलवे एंड डिफेंस में। ये तीनों को छोड़ के अब प्राइवेट सेक्टर्स को ये फ्रीडम दे दी गई कि आप किसी भी सेक्टर में इंटर कर सकते हो। तो इनके ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस थे उन्हें रिमूव कर दिया गया। Government companies have been sold by the central government to private capitalists which were incurring losses in 1991। और गवर्नमेंट के द्वारा ऐसे पब्लिक सेक्टर्स जो कि लॉस फेस कर रहे थे 1991 में, उन्हें प्राइवेट सेक्टर्स को सेल कर दिया गया। प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जो PSUs थे, बाय सेलिंग ऑफ पार्ट ऑफ इक्विटी टू द पब्लिक टू प्रोसेस नोन एज डिसइन्वेस्टमेंट। उस टाइम क्या किया गया? डिसइन्वेस्टमेंट किया गया। जो प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग्स थे उनकी क्या किया गया? उनकी इक्विटी को सेल किया गया डिसइन्वेस्टमेंट के लिए। द गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो अटेम्प्ट टू इम्प्रूव द इफिशियंसी ऑफ few PSUs by giving them additional power and freedom to enter joint venture, raise debts etc। और गवर्नमेंट ने क्या किया? कुछ PSUs ऐसे थे जिनको उन्होंने फ्रीडम दिया कि आप जॉइंट वेंचर में इंटर कर सकते हो। उनको फ्रीडम्स दी गई कि आप अपने डिसीजंस खुद ले सकते हो, और आप चाहो तो डेप्ट को भी रेस कर सकते हो कहीं से, यानी डेप्ट भी ले सकते हो। तो उस टाइम क्या था? गवर्नमेंट हैज लिस्टेड 9 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग विच विद द नेम ऑफ नवरत्न कंपनीज। तो यहाँ पे पब्लिक जो गवर्नमेंट नीति थी उसने क्या किया था? 9 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को इंट्रोड्यूस किया गया जिसे नवरत्न कहा गया। तो कौन कौन से थे? नवरत्न इंडियन ऑयल हो गया,
और भारत पेट्रोलियम ONG हो गया, ONGC, सेल हो गया, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भेल हो गया, ठीक है, IPCL हो गया, विदेश संचार निगम लिमिटेड NTPC। तो ये सब क्या है, उस टाइम के नवरत्न हैं जिसे गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया। तो इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम ग्लोबलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें जो मेन पॉइंट्स हैं आप उसे नोट करके याद करते चलिएगा, आपके एग्जाम में आ सकता है। तो इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अल्पाइन क्लासेस। माय नेम इज़ वत्सला सिंह। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 का चैप्टर 3 LPG का पार्ट 2। ठीक है, इसके पहले लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि इकोनॉमिक रिफॉर्म की क्या ज़रूरत थी, लिबरलाइजेशन क्या होता है, प्राइवेटाइजेशन क्या होता है। इस लेक्चर में हम ग्लोबलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये पार्ट 2 है। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, एक छोटा सा एग्जांपल पहले हम देखते हैं अपने आसपास का। जैसे कि अगर आप कहीं नई जगह शिफ्ट होते हो तो आप अपने आसपास जो अड़ोसी होते हैं, मतलब पड़ोसी होते हैं, उनसे किस तरीके से आप कनेक्ट कर पाते हो। सपोज़ आपने कभी अपने घर में कुछ बना रहे हो, सपोज़ चाय बना रहे हो या खीर बना रहे हो, तो फिर आपके यहाँ अगर चीनी नहीं है तो आप क्या करोगे, आप अपने पड़ोसी से, अगल बगल वालों से हो सकता है मांगने जाओ। तो इससे क्या होता है, आप उनसे कनेक्ट करते हो कि अगर आपके यहाँ है तो थोड़ा दे दीजिए। फिर आपने सपोज़ खीर बनाई है तो आपने उन्हें दिया, फिर वो उनके पास बर्तन आ जाता है तो वो भी अगर रिटर्न करना रहता है तो उसमें कुछ रख के आपको भेजती हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, हम आसपास में एक दूसरे से जुड़ते हैं, ठीक है, एक्सचेंज के थ्रू। या फिर आपको कोई चीज़ें जाननी होती हैं, सपोज़ आसपास के एरिया के बारे में कुछ पूछना है कि ये चीज़ें कहाँ मिलती हैं, ये चीज़ें कहाँ मिलती हैं, तो इस तरीके से क्या करते हैं, आप एक दूसरे से हो सकता है इन्फॉर्मेशन कन्वे करके जुड़ रहे हो, या फिर किसी भी तरीके से क्या होता है बातचीत करके या फिर चीज़ों का एक्सचेंज करके क्या होता है, अपने अगल बगल वालों से आप फ्रेंडशिप करते हो, जुड़ते हो। तो ग्लोबलाइजेशन में ऐसे ही हम अगर बात करें तो सपोज़ इंडिया हो गया है, इंडिया है, USA है, चाइना हो गया है, ठीक है, ये सब कंट्रीज़ हैं। सपोज़ इंडिया को कोई ऐसे मटेरियल की ज़रूरत है, ऐसे कोई प्रोडक्ट की जो इंडिया में प्रोड्यूस नहीं होता है, मैन्युफैक्चर नहीं होता है, बट वो चीज़ें USA में मैन्युफैक्चर होती हैं, तो इंडिया क्या कर सकता है, इससे बाई कर सकता है। और वहीं कोई चीज़ें ऐसी चीज़ है जो कि USA में मैन्युफैक्चर नहीं होती लेकिन इंडिया में होती है, तो इंडिया USA जो है इंडिया से बाई कर सकता है। या फिर यहाँ दोनों जगह ही नहीं होती है तो ये लोग चाइना से बाई कर सकते हैं, या तो चाइना हम लोग उसे बाई कर सकता है। मतलब कि एक दूसरे की अगर नीड्स और रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो अगर वो चीज़ें, वो प्रोडक्ट अगर अपनी कंट्री में अवेलेबल नहीं है और किसी अदर फॉरेन कंट्री में अवेलेबल है और आप वहाँ से उससे क्या कर रहे हो, ट्रांजेक्शन कर रहे हो, डील कर रहे हो, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में इन्वॉल्व हो, ठीक है, तो वहाँ पे क्या कर रहे हो आप, दूसरे जो फॉरेन कंट्रीज से वहाँ पे आप नेटवर्किंग बिल्ड कर रहे हो, तो इसे हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन में क्या होता है, जो हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी होती है वो क्या करती है, इंटीग्रेट करती है किससे, जो कि वर्ल्ड इकोनॉमी रहती है, इसे ही हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। यानी कि अपनी एक कंट्री की इकोनॉमी जब दूसरी फॉरेन कंट्री की इकोनॉमी से डील करती है तो उसे हम इंटीग्रेट करती है, तो हम इसे ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। अगर इन अदर वर्ड्स की बात करें, इट मे डिफाइन एज प्रोसेस associated with increasing openness, growing economic interdependence and depending economic integration in the world economy। यानी कि जो हमारा एसोसिएशन है, ठीक है, प्रोसेस ऑफ एसोसिएशन, यानी कि जो कंट्रीज़ हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, सपोज़ कंट्री 1 2 3 4, ठीक है, ये कंट्रीज़ आपस में क्या कर रही हैं, एसोसिएट हो रही हैं, किसी ना किसी के पर्पस से क्या कर रही हैं, एक दूसरे से डील कर रही हैं, ट्रांजैक्शन कर रही हैं, एसोसिएशन का काम कर रही हैं, या तो अपने लिए ओपननेस मतलब बढ़ा रही हैं। यानी कि पहले अगर हम बात करें पहले टाइम की, तो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रैवल अगर हम करना होता था तो प्रोसेस बहुत टफ होता था, बट अभी क्या है, आपके पास वीज़ा, आप कहीं भी जाके क्या करते हो, किसी कंट्री में भी जा सकते हो, ठीक है। तो एक कंट्री का दूसरी कंट्री से किस तरीके से रिलेशनशिप है आपस में, तो वो क्या होता है, ओपननेस बढ़ा देता है। यानी कि अगर हम कह सकते हैं कि पहले हमारे USA के साथ उतने अच्छे रिश्ते नहीं थे, बट अभी क्या है, बहुत अच्छे हो गए हैं। तो मोदी जी क्यों मतलब फॉरेन कंट्रीज़ में जाते हैं, ताकि जो इंडिया का फॉरेन कंट्रीज से है वो रिलेशनशिप क्या हो सके, स्ट्रांग हो सके, अच्छा बिल्ड हो सके, ताकि अगर इन केस हमें कभी किसी चीज़ की फ्यूचर में नीड हो तो वो हमारे लिए खड़े रहें। तो एक नेटवर्किंग बिल्ड करने का काम कर रहे हैं। तो
इससे क्या होता है, उस कंट्री के लिए हमारी कंट्री के लिए क्या होता है, उस कंट्री में दरवाजे खुल जाते हैं, जो कहते हैं ग्रोइंग इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस, यानी कि एक दूसरे के ऊपर क्या हो रहे हैं, चीज़ों के लिए इंटरडिपेंड हो रहे हैं। ठीक है, सपोज़ अगर मेरे यहाँ ये चीज़ें नहीं प्रोड्यूस हो रही हैं और किसी फॉरेन कंट्री में हो रही हैं तो हम वहाँ से ले सकते हैं। उसके यहाँ अगर कोई चीज़ें नहीं प्रोड्यूस हो रही हैं, अगर हमारे यहाँ हो रही है तो वो हमसे बाई कर सकती है। तो ये इंटरडिपेंडेंस बढ़ाती है एंड डिपेंडिंग इकोनॉमिक इंटीग्रेशन इन दी वर्ल्ड इकोनॉमी। ठीक है, और इकोनॉमिक जो इंटीग्रेशन है उसको भी वर्ल्ड इकोनॉमी में क्या करती है, बढ़ाती है। तो पॉलिसीज प्रमोटिंग ग्लोबलाइजेशन, ऐसी कौन कौन सी पॉलिसीज़ थी जो कि ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट कर रही थी? तो इंक्रीज़ इन लिमिट ऑफ इक्विटी इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसमें हम क्या कहिए, जो लिमिट ऑफ इक्विटी है उसको हमने इंक्रीज़ कर दिया। अब इक्विटी लिमिट पहले कितनी थी, 40% थी, उसको हमने अपग्रेड करके यानी इंक्रीज़ करके 51% क्या कर दिया, इवन हाइयर। ठीक है, 51% या उससे अधिक। द कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्रीजिंग द लिमिट इज़ टू वेलकम फॉरेन इन्वेस्टमेंट। हम लोगों ने क्यों ऐसा किया, क्यों इक्विटी की लिमिट को हमने इंक्रीज़ किया, ताकि हम क्या कर सकें, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज़ कर सकें, यानी लोग आके हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट कर सकें फॉरेन से। एंड इंक्रीज़ द फ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, और जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज का फ्लो है उसे भी हम बढ़ा सकें। तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया था, इक्विटी की लिमिट को इंक्रीज़ कर दिया था। अब हम बात करें रिडक्शन इन टैरिफ्स, जो टैरिफ्स थे उसमें रिडक्शन कर दिया गया। द अमाउंट ऑफ टैक्स इम्पोज्ड ऑन इम्पोर्ट ऑफ गुड्स इज़ ऑल्सो रिड्यूस अप टू मैक्सिमम पॉसिबल यूनिट्स, यानी कि जो हम इम्पोर्ट चीज़ें करते थे, ठीक है, बाहर से मंगा रहे थे, उस पर जो हमें टैक्स पे करना पड़ रहा था या फिर ड्यूटीज़ पे करनी पड़ रही थी, उसको मैक्सिमम लिमिट तक क्या किया गया, रिड्यूस कर दिया गया। सो दैट इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन एंड टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन कैन बी इंजॉयड, ताकि जो हमारा इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन है और टेक्नोलॉजिकल जो अपग्रेडेशन है उसे हम क्या कर सकें, इंजॉय कर सकें, यानी कि हम फॉरेन से टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट करके अपने इंडिया में यूज़ कर सकें इंडियन इकोनॉमी के ग्रोथ के लिए। रिमूवल ऑफ क्वान्टिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस, द कोटाज सिस्टम वॉज एबॉलिश बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रमोट ट्रेड। जो हमारे यहाँ कोटाज सिस्टम थे उसको हमने क्या किया, अबॉलिश कर दिया गया, यानी कि रिमूव कर दिया गया, ताकि हम क्या कर सकें, ट्रेड को प्रमोट कर सकें अप टू मैक्सिमम लिमिट तक जितना हो सकता था। इंडिया बीइंग द मेंबर कंट्री ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और इंडिया क्या था, WTO का हिस्सा बन गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, सिंस अप्रैल 2001 का, अप्रैल 2001 से। इसे आप नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो WTO का हिस्सा कब से बना था, अप्रैल 2001 से। टोटली रिमूव द क्वान्टिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस ऑन फॉरेन ट्रेड, और उसने क्या किया, पूरी तरीके से जो क्वान्टिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस थे फॉरेन ट्रेड पे उसको रिमूव कर दिया। फिर बात करते हैं पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपीज़। इट रेफर्स टू द सिस्टम वेयर इन द करेंसी इज़ अलाउड टू डिटरमाइन इट्स ओन एक्सचेंज रेट। इसमें क्या होता है, यहाँ पे कंट्री को ये राइट होता है कि वो अपने करेंसी की एक्सचेंज रेट खुद से क्या कर सकें, डिटरमाइन कर सकें। ठीक है, इन दी इंटरनेशनल मार्केट में ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ये किसके बेसिस पे डिटरमाइन किया जाता है, जो हमारी करेंसी की डिमांड एंड सप्लाई है उसके बेसिस पे हम उसका एक्सचेंज रेट डिटरमाइन करते हैं, विदाउट एनी डायरेक्ट ऑफिशियल इंटरवेंशन। उसमें क्या होता है, कोई ऑफिशियल इंटरवेंशन, यानी आप कह सकते हैं आपको कोई रोक टोक के बिना आप क्या कर सकते हो, उसका एक्सचेंज रेट डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे आप डिटरमाइन कर सकते हो। द कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपीज़ अट्रैक्ट द फॉरेन इन्वेस्टर टू इन्वेस्ट इन इंडिया, और जो इन कन्वर्टिबिलिटी होती है, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज की, उससे क्या होता है, वो डिटरमाइन करती है, वो फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं उनको अट्रैक्ट करने का काम करती है कि वो इंडिया में आके इन्वेस्ट करें। अब आउटसोर्सिंग क्या होता है, आउटसोर्सिंग के बारे में आपने पहले भी पढ़ा होगा। तो आउटसोर्सिंग में जो बिज़नेस होती है वो अपने कोर एरिया में ही फोकस करना चाहती है, ठीक है, जो उसकी कोर एक्टिविटी है उस पर फोकस करना चाहती है, और जो उसकी कोर एरिया नहीं होता है उसे वो क्या करती है, आउटसोर्स कर देती है, यानी कि ऐसे किसी थर्ड पार्टी को दे देती है जो उस चीज़ में एक्सपर्ट होता है। ठीक है,
सपोज़ कोई इंडस्ट्री है, वो बहुत अच्छा क्या करती है, फर्नीचर मैन्युफैक्चर करने का काम करती है, ठीक है। तो वो वुड्स को लाती है, रॉ मटेरियल को, और उसे मैन्युफैक्चर करती है फर्नीचर, बट उसकी एक्सपर्टाइज किस में है, फर्नीचर मैन्युफैक्चर करने में। और उसको अगर उसके फर्नीचर के लिए कोई पेंट की ज़रूरत पड़ती है या तो कोई मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, तो वो क्या करेगी, उस चीज़ के लिए वो आउटसोर्सिंग का काम कर देगी, यानी किसी थर्ड पार्टी को काम कर दे देगी कि वो क्या करे, उसके बिहा पे ये काम करे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, आउटसोर्स करने से ये फ़ायदा होता है कि वो अपने कोर एक्टिविटी पे फोकस कर पाएगी, और सेकंड उसके ये बेनिफिट रहता है कि वो जिस चीज़ में एक्सपर्ट नहीं है तो वो उस चीज़ में एंटर करने के बजाय किसी एक्सपर्ट को वो काम असाइन कर देगी, तो वो उस चीज़ में भी उसको एक्सपर्टाइज रिजल्ट मिलता है। तो इसलिए क्या है, आउटसोर्सिंग का काम किया जाने लगा। तो इंडिया की अगर हम बात करें तो द मेन सर्विस विच आर आउटसोर्स फ्रॉम इंडिया, इंडिया से कौन कौन सी चीज़ें आउटसोर्स की जाती हैं बाय डेवलपिंग कंट्री आर, तो डेवलपिंग कंट्री के द्वारा, तो कॉल सेंटर्स, इंडिया में बहुत ज़्यादा कॉल सेंटर्स हैं। फिल्म एडिटिंग, म्यूज़िक रिकॉर्डिंग, रिकॉर्ड कीपिंग, एक्स्ट्रा क्या होता है, ये आउटसोर्स किया जाता है इंडिया से, ठीक है, इंडिया को। SEZ क्या होता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स क्या होता है, सेज क्या होता है, आपकी कोई ऐसी एरिया है पर्टिकुलर जिसे गवर्नमेंट ने सेज की क्या होती है, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की है, इसमें उस जोन को यानी उस एरिया को कुछ कह सकते हैं आप, गवर्नमेंट के द्वारा बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है। इट इज़ एन इकोनॉमिक जोन विच वॉज इस्टेब्लिश बाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ये किस लिए की जाती है, ताकि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट तेज़ी से हो सके। तो इन सच जोन वेरियस फैसिलिटीज़ वर प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, और इन जोन्स को कुछ कुछ फैसिलिटीज़ जो होती हैं गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं। तो कौन कौन सी फैसिलिटीज़ है, पहला है चीप रॉ मटेरियल, यानी कि रॉ मटेरियल क्या होता है, चीप रेट पे यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। सेकेंड है इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं। 5 ईयर टैक्स फ्री प्लान प्रोवाइड किया जाता है। फ्लेक्सिबिलिटी इन लेबर लॉ जो है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी, तो ये सब कुछ फैसिलिटीज़ होती हैं जो इस एरिया एसेज में जो होते हैं, इंडस्ट्रीज़ होती हैं, उन सबको ये चीज़ें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं। अगर हम बात करें कि जो हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 की थी, तो उसके अचीवमेंट्स क्या क्या थे, क्या क्या उसकी उपलब्धियाँ थी, अचीवमेंट्स है, इस बारे में हम बात करेंगे। तो इंक्रीज़ इन रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है उसमें क्या हुआ, ग्रोथ देखने को मिला, ठीक है, इंक्रीज़ देखने को मिला। द इंडियन इकोनॉमी वॉज नो लॉन्गर ए स्टैगनेंट इकोनॉमी, अब वो स्टैगनेंट इकोनॉमी नहीं रह गई थी हमारी इंडियन इकोनॉमी। स्टैगनेंट इकोनॉमी क्या होती है, ऐसी इकोनॉमी जिसकी ग्रोथ रेट जो है या फिर ग्रोथ जो है बहुत स्लो होती है, ठीक है, वो या तो होती ही नहीं है या तो बहुत स्लो होती है, तो उसने लॉस फेस करती रहती है। तो यहाँ पे अब क्या हुआ, जो स्टैगनेंट इकोनॉमी थी वो डेवलपिंग इकोनॉमी में कन्वर्ट होने लगी। द पॉलिसी ऑफ 1991 पुल्स आउट द इकोनॉमी फ्रॉम स्टैगनेंट टू डेवलपिंग कंट्री, ठीक है, अब हमारी कंट्री क्या हुई, स्टैगनेंट कंट्री से क्या हो गई, डेवलपिंग कंट्री में चेंज हो गई। द ग्रोथ ऑफ GDP इंक्रीज फ्रॉम 5.6 इन 1991 टू 1991 से कितना हो गया था, 7.6 तक 2015-16 में हो गया। तो हमारा ये ग्रोथ रेट जो था GDP में 5.6 से 7.6 हो गया, ठीक है, तो इतना हमें ग्रोथ देखने को हमारे GDP में देखने को मिला। राइज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था उसमें भी हमने क्या पाया कि राइज हुआ, ठीक है, ये मतलब कि ये जो पॉलिसी थी LPG वो क्या की, वो एक्चुअल में जिस पर्पस से इस्टेब्लिश की गई थी वो अपने पर्पस को फुलफिल कर रही थी। तो यहाँ पे ग्रोथ हमारी GDP में भी ग्रोथ देखने को मिला, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में भी राइज देखने को मिला। ड्यू टू रिलैक्सेशन इन टैरिफ एंड इंक्रीजिंग द लिमिट ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो जो हमने रिलैक्सेशन दिए टैरिफ्स में और जो हमारी लिमिट ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट थे उसको हमने जो इंक्रीज़ कर दिया, उससे क्या हुआ, द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑफ द इकोनॉमी इंक्रीज फ्रॉम, वो हमारी इकोनॉमी कितने से इंक्रीज़ कर गई, 3,362 मिलियन से 1990
में थी जो, वो कितनी होगी 25,186 मिलियन 1995 में। तो इतने कम टाइम में इतना ज़्यादा राइज देखने को हमें मिला अपने फॉरेन इन्वेस्टमेंट में। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट ऑल्सो इंक्रीज फ्रॉम 100 मिलियन, ठीक है, डॉलर्स इन 1991 टू 150 मिलियन इन 1995। तो यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी हमें क्या किया, इंक्रीज़ देखने को मिला। तो 1991 में कितना था, 100 मिलियन डॉलर्स था, और 1995 में 150 मिलियन डॉलर हो गया। तो द रेट ऑफ इन्फ्लेशन ऑल्सो डिक्रीजेस फ्रॉम 17% इन 1990, ठीक है, 1990 में कितना था, 17% था, फिर वो कितना डिक्रीज़ हो गया 2001 में 6.5 हो गया इन्फ्लेशन हमारा। तो और फिजिकल डेफिसिट की बात करें ऑफ द इकोनॉमी इज ऑल्सो रिड्यूस, वो भी रिड्यूस हुआ कितना, 8.5 से 5% में हो गया हमारा फिजिकल डेफिसिट। और बैलेंस ऑफ पेमेंट भी क्या हुआ, ऑल्सो कम अंडर कंट्रोल, ये भी कंट्रोल में आ गया। ड्यू टू रिमूवल ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी द एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया स्टार्ट टू इंक्रीज। और जो हमने एक्सपोर्ट ड्यूटी किया गया था, हमने हटा दिया था, तो उससे एक्सपोर्ट भी हमारा क्या हुआ, इंक्रीज़ हो गया। यानी कि ओवरऑल जिस पर्पज़ से बनाया गया वो फुलफिल होता हुआ दिख रहा था। बट यहाँ कुछ डिमेरिट्स की बात करें तो इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 की, तो क्या क्या डिमेरिट्स थे। तो ये जो एग्रीकल्चर सेक्टर था उसको निगलेक्ट किया गया। एज द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी हैज़ स्पेशल एम्फेसाइज ऑन इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड IT सेक्टर, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर था, उस पर ज़्यादा फोकस किया गया। यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर को निगलेक्ट कर दिया गया। इस सिक्योरिटी of job has been decreased because the entry of FDI and multinational companies। तो यहाँ पे जो जॉब की सिक्योरिटीज़ थी वो क्या हो गई, वो कम हो गई, क्योंकि यहाँ पे क्या होगी, FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और मल्टीनेशनल कंपनीज़ ने एंट्री कर ली थी। और स्मॉल स्केल एंड कॉटन इंडस्ट्री क्या हुआ, डिक्लाइन करना स्टार्ट कर गया, क्योंकि इन्हें क्या हुआ, इन्हें कंपटीशन फेस करना पड़ा किसमें, ग्लोबलाइजेशन में। तो इस पे भी ज़्यादा फोकस नहीं किया गया, इस वजह से यहाँ भी डिक्लाइन देखने को मिला। द मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ आर डेवलप विच लैकिंग बिहाइंड द डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरियाज़। और यहाँ पे जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ थे वो तो डेवलप हुए, बट जो हमारे रूरल एरियाज़ थे वो अभी भी क्या हो गया, बैकवर्ड एरियाज़ में ही रह गए, यानी कि अभी भी वो पीछे ही रह गए कहीं ना कहीं ग्रोथ के मामले में। The disinvestment policy was also not favorable for domestic investor। और जो disinvestment policy थी वो domestic investors के लिए favorable नहीं थी। Lead to unbalanced growth between these sectors। और यहाँ पे क्या हुआ, जो सेक्टर्स थे उनके बीच जो ग्रोथ हो रही थी वो डिसबैलेंस थी, ठीक है, अनबैलेंस्ड ग्रोथ थी। Spread of consumerism, the promotion of interest of consumer। और यहाँ पे कंज्यूमर्स के बीच उनके कंज्यूमरिज्म को क्या क्या स्प्रेड किया गया, कि उनके राइट्स क्या क्या हैं, उनके इंटरेस्ट क्या क्या हैं इस चीज़ में। तो हम बात करें द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, ठीक है, हैज़ बीन इंकरेजिंग अ डेंजरस ट्रेंड ऑफ कंज्यूमरिज्म बाय इंकरेजिंग द प्रोडक्शन ऑफ लग्जीरियस एंड आइटम ऑफ सुपीरियर कंजप्शन। तो यहाँ पे जो लग्जीरियस एंड सुपीरियर कंजप्शन आइटम्स है उसको प्रोड्यूस करके क्या हुआ, कंज्यूमरिज्म को बढ़ाया गया, जो कि एक डेंजरस ट्रेंड समझा गया। अब हम बात करेंगे WTO की, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। Before WTO, GATT General Agreement of Tariff and Trade was established in 1948 with 23 countries as a global trade organization to administer all the international trade agreement by providing equal opportunity to all countries in international market for trading purpose। अगर हम WTO की बात करें तो WTO पहले किस नाम से जाना जाता था, GATT के नाम से जाना जाता था, ठीक है। तो GATT कब इस्टेब्लिश हुआ था, 1948 में। कितनी, 23 कंट्रीज़ के एसोसिएशन के साथ, या फिर पार्टनरशिप या मेंबर कितने थे, 23 कंट्रीज़ थी। एज द ग्लोबल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या था, एक ग्लोबल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन था, किस लिए, टू एडमिनिस्टर ऑल द इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट, ताकि जो सारे एग्रीमेंट, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स थे ट्रेड के, उसको क्या किया जा सके, एडमिनिस्टर किया जा सके, एडमिनिस्ट्रेट किया जा सकते, और बाय प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटी, और सभी को जो कंट्रीज़ हैं, मेंबर कंट्रीज़ हैं, उनको क्या किया जा सके, इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया जा सके।
ठीक है। तो ये ट्रेड में कंट्री के आपस के बीच अच्छा ट्रेड हो, इसलिए WTO को इंट्रोड्यूस किया गया था। द WTO कम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन 1 जनवरी 1995, और जो गैट था उसको रिप्लेस करके WTO आया कब, 1 जनवरी 1995 को एज द सक्सेसर ऑर्गेनाइजेशन टू द गैट। ठीक है। तो जो हमारा गैट था वो कब था, 1948 में आया था। फिर WTO उसको रिप्लेस कब कर दिया, 1 जनवरी 1995 को। ये भी आपसे पूछा जा सकता है MCQs में, तो आप डेट याद रखिएगा। The WTO is body incorporated for purpose of making the whole world a village। ठीक है। तो यहाँ पे ग्लोबल विलेज की बात की गई, तो WTO क्या हुआ, इनकॉर्पोरेटेड किया गया था ताकि जो पूरी दुनिया है उसे ग्लोबल विलेज की तरह वो बना सके। अब यहाँ ग्लोबल विलेज से क्या मतलब है, जैसे कि गांव में लोग क्या होता है एक दूसरे को जानते हैं आपस में। ठीक है। अगर किसी एक कंट्री पे मतलब एक घर में अगर कोई परेशानी होती है तो गांव के लोग क्या करते हैं, आपस में मिल के उसकी हेल्प करते हैं। तो यही इसीलिए यहाँ पे ग्लोबल विलेज टर्म को यूज़ किया गया, यानी कि एक कंट्री पे अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो अदर कंट्रीज उसे क्या करेंगी, सपोर्ट करने का काम करेंगी। wherein goods and services can flow without any undue barriers, ताकि जो goods and services हैं वो किसी बैरियर के बिना क्या कर सकें, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में फ्लो कर सकें। ठीक है। जैसे गांव में हम लोग ईज़िली किसी के घर, एक दूसरे के घर जाते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं बिना किसी मतलब हेजिटेशन के। तो यहाँ पे भी कंट्रीज़ के बीच भी ऐसा ही एक रिलेशनशिप बिल्ड हो, इसलिए यहाँ पे क्या हुआ, ग्लोबल विलेज टर्म को यूज़ किया गया। द हेडक्वार्टर ऑफ WTO इज़ लोकेटेड इन जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, हेडक्वार्टर इसका जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में है। The WTO has 164 members and 23 observers governments। यहाँ पे अब क्या हुआ, 164 मेंबर कंट्रीज़ हो गई and 23 ऑब्जर्वर गवर्नमेंट्स थी। The current director general of WTO is Robert Azevedo of Brazil। तो ये ब्राज़ील के हैं जो अभी क्या है, इनके करंट डायरेक्टर हैं सिंस 1 सितंबर 2013 से। अब इसकी अगर हम रोल की बात करें WTO की, तो क्या क्या रोल था WTO का, टू फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड, जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसको फैसिलिटेट करे। टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द मेंबर कंट्री इन इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड में जो मेंबर्स कंट्री हैं उसको क्या करे, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करे। ऑलवेज ट्राई टू रिमूव द टैरिफ बैरियर्स बिटवीन द कंट्रीज़, और जो कंट्रीज़ हैं उनके आपस में जो टैरिफ बैरियर्स हैं उसको रिमूव किया जा सके, इसके लिए भी ये वर्क करता है। एक्ट एज वॉच डॉग इन इंटरनेशनल ट्रेड, ये क्या करता है, वॉच डॉग का काम करता है। ये टर्म याद कर लीजिएगा कि WTO क्या काम करता है, वॉच डॉग की तरह एक्ट करता है इन इंटरनेशनल ट्रेड। एक्ट एज अ फोरम ऑफ ट्रेड इन नेगोशिएशन, और एक फोरम की तरह भी काम करता है ट्रेड नेगोशिएशंस। ठीक है। और टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म टू मेंबर कंट्रीज टू डिसाइड फ्यूचर स्ट्रेटजीज रिलेटेड टू ट्रेड एंड टैरिफ्स, और यहाँ एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है ताकि जो मेंबर कंट्रीज़ हैं वो आपस में स्ट्रेटजीज़ को डिस्कस कर सकें और क्या कर सकें, ट्रेड और टैरिफ में जो बैरियर्स हैं उसके लिए, उसको इम्प्रूव करने के लिए जो स्ट्रेटजीज़ हैं वो बना सकें। और क्या करता है, टू एडमिनिस्टर द रूल एंड प्रोसेस रिलेटेड टू डिस्प्यूट सेटलमेंट, और जो हमारे डिस्प्यूट है, ठीक है, उसके सेटलमेंट के लिए रूल्स एंड प्रोसेस भी प्रोवाइड करता है, एडमिनिस्ट्रेट करने का काम करता है। तो इसी साथ आपका चैप्टर ख़त्म होता है। तो हम लोगों ने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए कि LPG रिफॉर्म की क्यों ज़रूरत थी, क्यों लाया गया, LPG क्या होता है, लिबराइजेशन क्या होता है, प्राइवेटाइजेशन क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, WTO क्या होता है, उसने गैट को रिप्लेस करके आया था और उसका क्या क्या वर्क होता है, पर्पस क्या क्या है। तो ये सारी हम लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ लिया। तो इसी के साथ आपका चैप्टर 3 कंप्लीट होता है।